दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेडियोलॉजी में यूज़ होने वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, लो स्मॉलर कॉन्ट्रास्ट शुड बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद ऑप्शन ए कार्डिक एरिथमिया, ऑप्शन बी कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज़, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इस्कीमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट होता है वो किन पेशेंट्स में यूज़ किया जाना चाहिए। तो यानी यहाँ नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट होता है वो इन तीनों केस में ही यूज़ किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीवियर आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ऑप्शन ए पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन बी आर्टिकेरिया, ऑप्शन सी लैरिंजोस्पैज्म, ऑप्शन डी ब्रोंकोस्पैज्म। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक सीवियर आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिक स्किन पे रिएक्शन टाइप का होता है जिसको हिंदी में कहते हैं पित्ती उछलना। तो ये इस तरह का रिएक्शन होता है जो कि एक सीवियर रिएक्शन नहीं होता है, एक माइल्ड रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि थोड़ी देर में अपने आप भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शंस हैं पल्मोनरी एडिमा, लैरिंजोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म, ये तीनों ही सीवियर आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोंकोस्पैज्म इज कंसिडर्ड एज डैश आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन ए माइल्ड, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी सीवियर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्रोंकोस्पैज्म है वो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि इसमें क्या आएगा कि एक आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है कॉन्ट्रास्ट मीडिया से। यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो ब्रोंकोस्पैज्म है वो किस तरह का रिएक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सीवियर। जो ब्रोंकोस्पैज्म है एक तरह का सीवियर रिएक्शन है जो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स। ऑप्शन ए ऑस्मोलैरिटी, ऑप्शन बी रेडियो डेंसिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर किसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट में जो नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स हैं अगर वो ज़्यादा हैं या कम है तो किस से रिलेटेड होते हैं, ऑस्मोलैरिटी से या फिर रेडियो डेंसिटी से या फिर दोनों से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडियो डेंसिटी। किसी भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा रेडियो डेंसिटी होगी। यहाँ पर रेडियो डेंसिटी का मतलब है जो जब हम एक्सरे करते हैं जो वाइट आता है कॉन्ट्रास्ट की वजह से, वाइट पोर्शन इमेज में वो ज़्यादा उतना वाइट आएगा अगर नंबर ऑफ आयोडीन एटम ज़्यादा होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5, विच एलिमेंट यूज्ड इन इंट्रावास्कुलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स मैक्सिमाइज द फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंट्रावास्कुलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट में वो कौन सा एलिमेंट होता है जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस को मैक्सिमाइज कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। इंट्रावास्कुलर कॉन्ट्रास्ट एजेंट में हम जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो आयोडीन होता है जो कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है हमारी इमेज को और फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस को भी बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 6, द के शेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द आयोडीन इज। ऑप्शन ए 33.7, ऑप्शन बी 23.7, ऑप्शन सी 43.7, ऑप्शन डी 53.7। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन की जो के शेल बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 33.7। Question number 7, which of the following contrast agents can be used in a patient with renal dysfunction for the prevention of contrast nephropathy? Option A low osmolar contrast, option B ionic contrast, option C phenol-dopam, option D acetylcysteine। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम इसमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जिनकी किडनी का फंक्शन सही नहीं है। तो फर्दर किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए हम इसमें से कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट। जो लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट होते हैं वो सेफ कॉन्ट्रास्ट होते हैं और इससे किडनी डैमेज होने का कम रिस्क रहता है, तो इसलिए हम लो ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, टू अवॉइड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशंस द सॉल्यूशन शुड बी।
ऑप्शन ए थिक और हाई डेंसिटी, ऑप्शन बी थिन और लो डेंसिटी, ऑप्शन सी एनी डेंसिटी कैन बी यूज्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरियम सल्फेट के सस्पेंशन के एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए इसमें से किस तरह के सॉल्यूशन का हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए थिक और हाई डेंसिटी। अगर कोई पेशेंट में रेस्पिरेशन का रिस्क होता है तो उस केस में हम हाई डेंसिटी यानी कि थिक सॉल्यूशन बनाएंगे बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन का। ठीक है, इससे जो हमारा जो रिस्क है एस्पिरेशन का वो कम हो जाएगा। दोस्तों, एस्पिरेशन उस कंडीशन का बोला जाता है जिसमें कोई पेशेंट अगर लिक्विड लेता है तो जो इसको लिक्विड है उसके विंड पाइप में चला जाता है, यानी कि इसके सांस की नली में चला जाता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है। तो इस कंडीशन को एस्पिरेशन बोला जाता है। और इस कंडीशन से पेशेंट को बचाने के लिए हमें मोटा यानी कि थिक सोल्यूशन यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशंस। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी एस्पिरेशन, ऑप्शन सी मीडियाशनल लीकेज, ऑप्शन डी पेरिटोनियल लीकेज। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोटेंशन। यहाँ पर हाइपोटेंशन के अलावा जो बाकी ऑप्शन है यानी कि एस्पिरेशन, मीडियाशनल लीकेज और पेरिटोनियल लीकेज, ये तीनों ही साइड इफेक्ट हैं बेरियम सल्फेट सस्पेंशन के। और जो हाइपोटेंशन है ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का, क्योंकि जब हम पेशेंट को बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन देते हैं तो उसमें एस्पिरेशन का रिस्क रहता है या फिर मीडियाशनल लीकेज का रिस्क रहता है और पेरिटोनियल लीकेज का रिस्क रहता है। तो ये तीनों ही रिस्क इसमें रहते हैं, जबकि जो हाइपोटेंशन है यानी कि बीपी का लो हो जाना ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेरियम मेक्स इट एन आइडियल रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट ऑफ GIT। ऑप्शन ए नॉन एब्जॉर्बेबल, ऑप्शन बी नॉन टॉक्सिक, ऑप्शन सी इनर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेरियम की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि बेरियम को एक आइडियल रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट बनाती है GIT के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बेरियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि इसमें कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है बॉडी में, मतलब ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं होता है और क्लियरली बाहर निकल जाता है, और ये नॉन टॉक्सिक होता है और ये इनर्ट होता है, यानी कि जब ये हमारी बॉडी में होता है तो कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन ये नहीं करता है हमारी बॉडी के ऑर्गन के साथ। तो इसलिए एक सेफ़ होता है ये, इसलिए सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको एक आइडियल रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट्स एक्सेप्ट वन, विच वन। ऑप्शन ए हेक्साब्रिक्स, ऑप्शन बी ओमनीपैक, ऑप्शन सी नायापाम, ऑप्शन डी अल्ट्रावेस्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए के जो एग्जांपल्स हैं वो नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट्स के हैं सिवाय एक के, तो आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हेक्साब्रिक्स। यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है यानी कि ओमनीपैक, नायापाम और अल्ट्रावेस्ट, ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं नॉन आयनिक कंट्रास्ट एजेंट्स के, और जो यहाँ पर हेक्साब्रिक्स है ये एक आयनिक कंट्रास्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हेक्साब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द करेंटली यूज्ड इंट्रावास्कुलर कंट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी मरकरी। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी करंटली हमारे इंट्रावास्कुलर कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं उसमें बेसिक कंपोनेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो एक बेसिक कंपोनेंट है इंट्रावास्कुलर कंट्रास्ट मीडिया में जो कि करंटली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक मोनोमर। ऑप्शन ए यूरोग्राफिन, ऑप्शन बी कॉन्ट्रास्टिन, ऑप्शन सी हेक्साब्रिक्स, ऑप्शन डी कॉन्ड्रे। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक आयनिक मोनोमर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हेक्साब्रिक्स। यहाँ पर जो ऑप्शन हेक्साब्रिक्स है एक आयनिक डाइमर होता है, और यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है यानी कि यूरोग्राफिन, कॉन्ट्रास्टिन और कॉन्ड्रे, ये तीनों एग्जाम्पल्स है आयनिक मोनोमर के। क्वेश्चन नंबर 14, बिटवीन टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स डिनोटेड एज 3:1 and 6:2 which will have higher number of iodine atoms per molecule. ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 6:2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3:1 और 6:2 के बीच में किस कॉन्ट्रास्ट एजेंट में सबसे ज़्यादा आयोडीन एटम्स होंगे पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6:2। 6:2 कॉन्ट्रास्ट एजेंट में सबसे ज़्यादा आयोडीन एटम्स होंगे पर मॉलिक्यूल।
Question number 15. What is one of the possible reasons for lower incidence of idiosyncratic reactions with non-ionic contrast agents? Option A, side chains are short. Option B, side chains are long. Option C, side chains are long with side branches. Option D, all of the above. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होते हैं उनके साथ जो कम चांसेस होते हैं रिएक्शन होने के, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइड चेन्स आर लॉन्ग विद साइड ब्रांचेस। नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स में जो लोअर चांसेस होते हैं रिएक्शंस के, उसका रीज़न यही होता है, इसमें जो साइड चेन्स होती है वो लॉन्ग होती हैं और उस साइड चेन्स में भी साइड ब्रांचेस होती हैं जो कि इसके सेंट्रल हाइड्रोफोबिक कोर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये पॉसिबल रीज़न है इसके कम रिएक्शंस का। Question number 16. Why ionic contrast agents and sodium containing salts should not be used in cerebral angiographic procedures? Option A, it can lead to cerebral edema. Option B, it can lead to peripheral vasodilation. Option C, it can lead to tachycardia. Option D, all of the above. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेरेब्रल एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स में आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स और सोडियम कंटेनिंग सॉल्ट्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट कैन लीड टू सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स में अगर हम आयनिक कॉन्ट्रास्ट एजेंट और सोडियम कंटेनिंग सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं तो उससे सेरेब्रल एडिमा का होने का रिस्क रहता है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। Question number 17. At the first sign of a mild or moderate allergic reaction to a radiocopic contrast agent, which of the following is administered? Option A, diphenhydramine. Option B, epinephrine. Option C, oxygen. Option D, saline. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की वजह से, तो उसमें से कौन सी चीज़ पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन का यूज़ किया जाता है जब किसी पेशेंट्स को कॉन्ट्रास्ट की वजह से माइल्ड और मॉडरेट एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। अगर किसी पेशेंट्स को सीवियर रिएक्शन होता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की वजह से, तो उस केस में हम एपिनेफ्रिन, ऑक्सीजन और सलाइन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट टू इवेल्युएट ब्लड वेसल्स? ऑप्शन ए, बेरियम. ऑप्शन बी, आयोडीन. ऑप्शन सी, माइक्रोबबल्स. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को इवेल्युएट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन का यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट में टू इवेल्युएट ब्लड वेसल्स। Question number 19. What's true about radiology contrast media? Option A, decrease the information content of diagnostic image. Option B, increase the information content of diagnostic image. Option C, makes the diagnostic image more hazy. Option D, decreases the total time of procedure. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोलॉजी कॉन्ट्रास्ट मीडिया के अबाउट इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ डायग्नोस्टिक इमेज। जो रेडियोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं वो डायग्नोस्टिक इमेज की इंफॉर्मेशन कंटेंट को बढ़ाते हैं, यानी कि इसका यूज़ करके हम जो पेशेंट का जो भी डिसीज़ है वो हम अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है और ये ट्रू है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 20. द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स कैन बी बेस्ड ऑन ऑप्शन ए, ऑर्गन और टिश्यू बीइंग इमेज्ड. ऑप्शन बी, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन सी, इमेजिंग मोडालिटी बीइंग अफेक्टेड. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स के जो क्लासिफिकेशन और जो डिस्क्रिप्शन है वो इसमें से किस पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इन तीनों पर ही बेस्ड होता है, यानी कि हम कौन से ऑर्गन और टिश्यू को इमेज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और हम मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, और जो इमेजिंग मॉडलिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।